Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 18 सितंबर 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे आपको ये वीडियो इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भी हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं, चाहे वो पीआईबी हो, डाउन टू अर्थ हो, लाइव मिनट हो, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में डेली बेसिस पर आपसे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करवाई जाती है। और इससे होगा क्या, बहुत सारे फायदे होंगे। पहली चीज़, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, क्योंकि आपको इस पूरे वीडियो को फुल्ली कंसंट्रेटेड होकर सुनना पड़ेगा, तभी आप लास्ट में उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप देखोगे कि हाँ यार, अगर इस आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं उसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जाना, वहाँ पे जाके अगेन फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सबसे पहला टॉपिक है बंदीपुर टाइगर रिजर्व। दोस्तों, जो भी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क न्यूज़ में होता है तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि 2-3 चीज़ें आपने हमेशा ध्यान में रखनी होती है, और उसमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोकेशन। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे बंदीपुर टाइगर रिजर्व न्यूज़ में क्यों है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटका के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हाल ही में बंदीपुर टाइगर रिजर्व का जो इको सेंसिटिव जोन मॉनिटरिंग पैनल है, इनसे बोला है कि भाई यहाँ पे इस टाइगर रिजर्व में जो इलीगल तरीके से कॉटेज की कल्टीवेशन की जा रही है उसको यहाँ पे रोका जा सके, उसके खिलाफ यहाँ पर आप एक्शन लो। इस वजह से यहाँ पर ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आया है। तो अगेन, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारे न्यूज़ सेक्शन है वो एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व का सबसे पहली चीज़ आपने जो ध्यान में रखना है वो है लोकेशन। ये कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका के अंदर में, और कर्नाटका के अंदर भी टू द पॉइंट नहीं लोकेटेड है। ये बेसिकली एक ट्राई जंक्शन एरिया पर लोकेटेड है। ट्राई जंक्शन एरिया मतलब 3 अलग अलग स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्री पर आपको ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि सर वो 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वो है कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है कर्नाटका, नीचे ये रहा तमिलनाडु और ये रहा केरला। इन तीनों की बाउंड्रीज यहाँ पर मिल रही हैं, तो ऐसा मान सकते हो यहीं पर आसपास आपको ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, जहाँ पर ये ट्राई जंक्शन पॉइंट है। समझ गए, आगे आते हैं। उसके बाद इसका इतिहास अगर हम देखते हैं तो ये जो एरिया है ये एक समय पर हंटिंग ग्राउंड के लिए जाना जाता था। यानी उस समय पर जो मैसूर के राजा थे वो यहाँ पर शिकार वगैरह किया करते थे। इस ग्राउंड को एस्टेब्लिश किया गया 1931 में एज अ वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क। ठीक है, तो महाराजा थे जो मैसूर के, उन्होंने यहाँ पर इस पूरे ग्राउंड को एक वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क बना दिया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यहाँ पर इसको एक्सपैंड करते चले गए, इसका नाम भी चेंज हुआ, और नाम चेंज होकर जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, ये जो नाम है ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दिया गया था। दोस्तों, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा है, आपको ध्यान में रखना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वो रिजर्व है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में भी आता है। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास कई सारे और भी टाइगर रिजर्व्स और कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलती हैं। तो कौन कौन से टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास है, इसके साथ में बाउंड्रीज को शेयर करती है, तो वो ज़रूर से पढ़ लेना। पहला है नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये स्पेशली तमिलनाडु के अंदर में है। ठीक है, तो हमारे बंदीपुर टाइगर रिजर्व के नॉर्थ वेस्ट रीजन में नागरहोल टाइगर रिजर्व है। दूसरा है मुदुमुलई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है, ये बेसिकली बंदीपुर टाइगर रिजर्व के साउथ में है। फिर एक है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरला में है, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व के साउथ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास ये सारे अलग अलग टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है, इस टाइगर रिजर्व कौन सा BTR बंदीपुर टाइगर रिजर्व, इसके आसपास नदी भी है, एक नदी है काबिनी।
काबरी नदी इसके नॉर्थ में है और एक नदी साउथ में है जिसका नाम है मोयर। तो नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ यहाँ पर एक जो नदी है वो सराउंड करती है इस टाइगर रिजर्व को। अब इसमें कई सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कई सारे जानवरों की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, तो ये चीज़ हमें ज़्यादा एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी नहीं होती है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में म्यूल के बारे में बात की जा रही है, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। ये क्या है इसको समझेंगे। देखो म्यूल की फुल फॉर्म क्या है, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। एक रोबोट तैयार किया गया है, जैसा डॉग होता है ना उस प्रकार का आपको ये रोबोट लग रहा है। इसके 4 पैर हैं। ये रोबोट पहाड़ों पे चढ़ सकता है ढेर सारा सामान लेके। होता क्या है कि जो हमारे आर्मी है उनको पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है बहुत सारा सामान लाद के। तो होगा क्या कि उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा चढ़ना, क्योंकि वो खुद चढ़ लेंगे और वो जो सामान है वो यहाँ पे इस रोबोट को थमा देंगे। ये रोबोट वो सामान लेकर चढ़ सकता है ऊंचाइयों पर। ऐसा चाइना ऑलरेडी यहाँ पर ट्राई कर चुका है। तो ये जो म्यूल रोबोट है ये अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि भारत की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने अपना पहला ये जो म्यूल है इसको अभी अनवील किया है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 में, जो कि हाल ही में जम्मू में किया गया। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी के लिए ये जो म्यूल है वो तैयार है। अब ये म्यूल क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कशन करेंगे दोस्तों। एक ऑटोनोमस लोड बेयरिंग रोबोट है, यानी खुद से काम कर सकता है। इसके ऊपर आप लोड भी डाल सकते हो और उस लोड को लेकर ये चल सकता है। तो ऐसा रोबोट यहाँ पे तैयार किया गया है हमारी इंडियन आर्मी के लिए। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है ताकि यहाँ पर जो ह्यूमन का एफर्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हो सके, प्लस यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं उनको भी यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। फिर बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसमें कैमरेज लगे हुए हैं, 360 डिग्री कैमरा लगा हुआ है जो कि 360 डिग्री तक निगरानी रख सकता है, सर्विलांस कर सकता है। कुछ रडार्स लगे हुए हैं। उसके अलावा कोई अगर थ्रेट है, कोई आसपास खतरा है तो उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, डिटेक्ट करने के साथ साथ यहाँ पर उस खतरे को शूट डाउन कर सकता है। ये सारे फीचर्स इस म्यूल में हमें देखने को मिलते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसकी 4 टांगें हैं जैसे मैंने आपको बताया, और पेलोड कैपेसिटी 12 किलोग्राम तक हो सकती है। 12 केजी तक यहाँ पर ये अपने ऊपर रख कर ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और ये जो इक्विपमेंट है काम कैसे करेगा, तो ये ऑपरेट करेगा वाईफाई पर या एलटी पर, यानी मोबाइल नेटवर्क पे, या फिर वाईफाई से काम करेगा। बेसिकली इंटरनेट का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो पूरा म्यूल को तैयार किया गया है ये आप कह सकते हो कि लगभग 10 किलोमीटर तक एरिया को कवर कर सकता है, यानी कि 10 किलोमीटर तक यहाँ पर जो है वो ट्रैवल कर सकता है सामान को लेकर। सिंपल सी बात है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जाता है बहुत इजी टू ऑपरेट रिमोट कंट्रोल सिस्टम से। रिमोट कंट्रोल से हम इसको बहुत आराम से चला सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटीज सभी हैं, कैसा भी इलाका हो, बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत ख़राब इलाका है जिस पे यहाँ पर इंसान का चलना थोड़ा मुश्किल है, उस जगह पर भी यहाँ पर ये चल सकता है। इसको बहुत अच्छे से हम बर्फ़ में भी या पहाड़ों में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे हमने म्यूल तैयार किया है ये लगभग बिना किसी रुकावट के 45 डिग्री तक मतलब टिल्ट होकर ये चल सकता है। इसके जो क्लाइंब स्टेप्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आराम से यहाँ पर ये जो हमारा पहाड़ी वाला इलाका है, माउंटेन्स है ना, पहाड़ की चढ़ाई करनी है तो आराम से उसको भी क्लाइंब कर पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इस म्यूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे शेयर की गई है, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 में। तो ये नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 क्या है ये भी बता देता हूँ। इसको हाल ही में भारत की आर्मी ने ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जम्मू के अंदर में। इस इवेंट में कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जीबिशंस होते हैं, कुछ आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है इस सिंपोजियम में। ठीक है, कुछ टेक्निकल सेमिनार्स होते हैं, आइडियाज़ इनोवेशंस का डिस्प्ले होता है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है, उनका भी एग्जीबिशन यहाँ पर चलता है। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नाउ अब अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे, वो ये है वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना यार। एक छोटा सा टारगेट होता है हमारा 2000 लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कर सकते हो जैसे आप डेली बेसिस पे करते हो। 2 से 3 भी पहुंचा देना, 4 भी पहुंचा देना, 2 पे नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो आता है यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर। इसको जीएस पेपर नंबर 1 ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लिंक करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है साइरस क्लाउड्स की। ये जो बादल आपको दिख रहे हैं थोड़े अजीब से हैं, ऐसे लग रहा है बादलों के ऊपर किसी ने झाड़ू मार दिए। ठीक है, खैर अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा क्या है सिनेरियो। तो इस शेप वाले जो क्लाउड्स हैं इसको साइरस क्लाउड बोलते हैं। और आपको पता होगा दोस्तों क्लाउड्स के कई सारे प्रकार होते हैं। पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ, ये फ़ोटो आप देखो। तो 10 प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन ये फ़ोटो में 10 प्रकार के क्लाउड्स आपको दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक है साइरोक्यूलमस, उसका साइरस ये वाला भी मैंने आपको दिखाया, और इसी की कई सारी और भी यहाँ पर सब कैटेगरीज आपको नजर आएंगी। इसी प्रकार से क्यूमुलस है, उसके बाद स्ट्रेटस है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे बहुत बड़ा सा यहाँ पर क्यूमुलस वाला क्लाउड आपको देखने को मिलेगा, साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इस प्रकार के कई सारे क्लाउड्स हैं, हम उसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा साइरस क्लाउड के बारे में पहले बताऊंगा, क्योंकि जो न्यूज़ है न्यूज़ यहाँ पर साइरस क्लाउड को लेकर ही है।
क्योंकि एक नई स्टडी है, नई स्टडी ने यहाँ पर आप कह सकते हो जो एक थंडर स्टॉर्म होता है, जो आंधी तूफान है, इसका जो रिलेशन है इन बादलों के साथ में, उसके बारे में थोड़ा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाला है, उसके ऊपर स्टडी की है। ठीक है, तो साइरस क्लाउड के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। साइरस क्लाउड क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो बादल है, आपको पता है बादल किसी से बना है, आइसी क्रिस्टल्स हैं, है ना, बर्फ़ ही तो है, वो बर्फ़ के क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो साइरस क्लाउड है ये भी यहाँ पर बर्फ़ के क्रिस्टल से बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ, इसका जो शेप है आप देख पाओगे फेदर जैसा यहाँ पर लग रहा है ना, ऐसा फर जैसा यहाँ पर लग रहा है ऊपर आसमान के अंदर में, एक बहुत थिन सा विस्पी देखने में लग रहा है। अब विस्पी का मतलब यहाँ पर यह है, देख पाओगे किस तरीके से ये पीछे तक फैला पड़ा है। और बोला ही जाता है कि इसके फैलने के पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न है यहाँ पर विंड करंट्स। ठीक है, यहाँ पे जो हवाएं हैं उन हवाओं ने यहाँ पर बादलों की शेप इस तरीके से दे दी है। ठीक है, जो हवाएं हैं उन हवाओं ने यहाँ पर, जैसे आप कह सकते हो यहाँ पर हवा इस तरीके से इधर की साइड में चल रही है, और हवा ये इधर जब चल रही है तो इधर चलते हुए यहाँ पर क्लाउड को भी इसने यही शेप दे दिया। ठीक है, ये जो आइस क्रिस्टल्स है वो हवा की वजह से स्प्रेड हो जाते हैं और फैलने लगते हैं। समझ गए, तो यहाँ के जब ऐसा शेप बनता है तो उसको हम लोग साइरस क्लाउड के नाम से जानते हैं। ये जो क्लाउड है कभी कभी वाइट भी होते हैं, कभी कभी लाइट ग्रे कलर के भी हमको देखने को मिलते हैं। दिन में आप कह सकते हो ये वाइटर देखने को मिलेंगे, रात में भी यहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दिन में थोड़ा सा ज़्यादा वाइट यहाँ पे नजर आएंगे। इसको हम लोग मेयर्स टेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो शेप है वो घोड़े की पूंछ की तरह है। ठीक है, हॉर्स की जो टेल होती है ना, ठीक है, पीछे इस तरीके से कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पाओगे ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन है वो हमको यहाँ पे नजर आ रहा है। ये कितनी ऊंचाई पर बनता है, तो दोस्तों यहाँ पर इस क्लाउड की जो हाइट है लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो क्लाउड्स हैं ये कहीं ना कहीं आइसी क्रिस्टल्स हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो कि यहाँ पर ओरिजिनेट हुए हैं। कैसे, जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर जाके ठंडी हो गई हैं, ठंडी होने के बाद में वो फ्रीज हो गई हैं, जम गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो होता है। और वही छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स विंड के माध्यम से फैल चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये जो सिनेरियो है वो हमको नज़र आ रहा है। समझ गए, आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हमने साइरस क्लाउड के बारे में बात किया, उसके अलावा कुछ और मेन क्लाउड होते हैं, कुछ और प्रकार होते हैं क्लाउड्स के। फॉर एग्जांपल क्यूमुलस क्लाउड, जो बड़ा साइज मैंने आपको दिखाया था क्लाउड का, वो हमारा क्यूमुलस क्लाउड है। ये थोड़े से पफी क्लाउड्स होते हैं, ये भी वाइट और लाइट ग्रे कलर के आपको देखने को मिलेंगे। इनकी लाइफ साइकिल थोड़ी सी छोटी होती है, यानी कि जल्दी ये डिसअपियर हो जाते हैं, जल्दी मतलब दिखाई देने बंद हो जाते हैं। तो जो क्यूमुलस क्लाउड है दोस्तों, ये कभी कभी बहुत टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे बादल बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो जो बादल है वो ज़मीन को छू रहा होगा अगर आप दूर से देखोगे। तो इस प्रकार के यहाँ पर जो क्लाउड अपीयरेंस है वो नज़र आता है, लेकिन थोड़े समय के लिए होते हैं, फिर बाद में डिसअपियर हो जाते हैं। फिर एक क्लाउड आता है स्ट्रेटस क्लाउड, ये भी कह सकते हो लो लेवल का क्लाउड फॉर्मेशन है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं, बस नीचे लगभग कह सकते हो इसका जो फॉर्मेशन है वो 6,500 फीट की ऊंचाई पर यहाँ पर बन जाता है। इतनी ऊंचाई पर यहाँ पे जो क्लाउड्स है ये बनते हैं। ये जो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं दोस्तों एक शीट की तरह होते हैं, शीट यानी एक चादर की तरह, ये आप देख सकते हो ये स्ट्रेटस क्लाउड है। ठीक है, एक पतली से चादर की तरह यहाँ पर जो क्लाउड है वो बन जाता है, तो उसको हम लोग स्ट्रेटस क्लाउड बोलते हैं। एक शीट की तरह लगते हैं ये, लगभग हमारे बादल को पूरे मतलब ये जो खासकर बादल हैं ये पूरे स्काई को, हमारे पूरे आसमान को कवर कर देते हैं। ग्रेश कलर के भी होते हैं, वाइट कलर के भी आपको ये देखने को मिलेंगे। समझ गए। उसके बाद बोला ये जाता है कि कई सारे दिनों तक ये एक जगह पर, ये वाले जो स्ट्रेटस वाले क्लाउड्स है वो एक जगह पर रुके रहते हैं। कितनी ऊंचाई पर फॉर्म होता है मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया। अब यहाँ पे थंडरस्टॉर्म की बात की जा रही है, तो थंडरस्टॉर्म क्या होता है भाई? थंडरस्टॉर्म आपको पता है आंधी तूफान है। थंडरस्टॉर्म के अंदर में क्या होता है भाई? बिजली कड़क रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहे हैं, ओले पड़ रहे हैं, वही हमारा थंडरस्टॉर्म है। अब थंडरस्टॉर्म की जो इंटेंसिटी होती है, यानी कि कितना ज़्यादा खतरनाक तूफान है, वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर कितनी ज़्यादा तेज़ तूफान आ रहा है, कितना कम है, थोड़ा ज़्यादा समय तक रुका है या कम समय के लिए है। तो वो चीज़ें यहाँ पर वेरी करती हैं अलग अलग एरियाज़ पे और अलग अलग वजह से। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये कि थंडरस्टॉर्म बनते कैसे हैं। देखो, इस प्रकार के जो ये स्टॉर्म है, इस प्रकार का जो ये आंधी तूफान है, ये तब बनता है जब जो गर्म हवा है, जो वार्म एयर है, जिसमें नमी है, वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद खासकर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अनस्टेबल है, वो ठंडी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा वार्मर पोर्शन, गर्म पोर्शन उठने लगता है, ठंडा पोर्शन नीचे बैठने लगता है, उसके बाद यहाँ पर ये जो स्टॉर्म्स है वो हमको यहाँ पर देखने लगते हैं एक अनस्टेबल से एनवायरनमेंट के अंदर में। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस करना है EHD के बारे में। अब EHD क्या है दोस्तों? यह है एपिजूटिक हेमोरेगिक डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जो कि रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो यूके के अंदर में जो हमारी अलग अलग अथॉरिटीज़ है, उनका कहना यह है कि वो बहुत ध्यान से अभी स्टडी कर रहे हैं इस एपिजोटिक हेमोरेगिक डिजीज़ के ऊपर में, EHD के ऊपर में।
क्योंकि यहाँ पर ये जो बीमारी है ये रिसेंटली स्पेन में, पोर्चुगल में और सदर्न इटली में हाल ही में डिस्कवर की गई है। इसको रिकॉर्ड किया गया, डिस्कवर नहीं कह सकते, वहाँ पर ये बीमारी देखने को मिली है। इस वजह से इसके ऊपर जो स्टडीज़ है वो यहाँ पर की जा रही हैं। तो अब मैं इसको EHD बोलूँगा, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो ये बीमारी जो है कीड़े मकोड़ों से फैलने वाली बीमारी है, एक इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ कह सकते हो। ये बीमारी कीड़ों की वजह से फैलती है, एक वायरस की वजह से यहाँ पर ये बीमारी बहुत तेज़ी से यहाँ पर कह सकते हो स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। और ये जो कीड़े इस प्रकार के वायरस से इस बीमारी को जो फैलाते हैं ना, ये जानवरों में ही बीमारी को फैलाते हैं। ये बीमारी केवल और केवल जानवरों में फैलती है, इंसानों में नहीं फैलती, आपने ध्यान में रखना है। इस वजह से यहाँ पर इस बीमारी को डिजीज़ ऑफ एनिमल्स बोला गया। ये डिजीज़ ऑफ एनिमल्स है, नॉट फॉर ह्यूमंस। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि अभी तक ना ये एक बहुत इमरजेंट डिजीज़ जो है वो बनती चली जा रही है, एक ऐसी डिजीज़ जो कि खासकर गाय भैंसों में तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। और इस डिजीज़ को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल हेल्थ ने एक नोटिफाइबल डिजीज़ के लिस्ट में ऐड कर दिया था मई 2008 में। तो बीमारी कीड़ों से फैलने वाली, खासकर इंसेक्ट से फैलने वाली आपको ये बीमारी देखने को मिलती है। अब इसके पीछे एक कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, मेन एजेंट कौन सा है, मेन कारण क्या है, वो कीड़ों से भी बीमारी फैल रही है तो किस कारण की वजह से, तो वो है एक वायरस। ठीक है, एक ऐसा वायरस जिसको हम लोग बोलते हैं एपिजोटिक हेमोरेजिक डिजीज़ वायरस। ये वायरस और भी वायरस जीनस को बिलोंग करता है। ठीक है, इसी वायरस की वजह से यहाँ पर बीमारी ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो अगेन वही यहाँ पर जो हमारे कीड़े हैं, खासकर छोटी वाली जो फ्लाइज हैं, छोटी वाली जो यहाँ पर मक्खियाँ हैं, उनकी वजह से कह सकते हो ये जो बीमारी है वो दूसरे जानवरों में फैलती है। छोटी वाली जो मक्खियाँ ये मॉस्क्यूटो से भी छोटी होती हैं, मच्छरों से भी छोटी होती हैं, दूसरे फ्लाई से भी आपको छोटी देखने को मिलेंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर किसी जानवर को बीमारी हो जाती है तो इससे होगा क्या। उस जानवर को काफ़ी तेज़ बुखार आ जाएगा, शरीर में कमज़ोरी होगी, भूख नहीं लगेगी, उसका सलाइवा ज़्यादा गिरने लगेगा, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाएंगे, ब्लीडिंग होने लगेगी। ठीक है, उसकी स्किन के अंदर में सोलन होने लगेगा, सूजने लगेगी, माउथ में अल्सर्स हो जाएंगे, कुछ खाया नहीं जाएगा, उससे सांस लेने में तकलीफ होगी और उसके बाद में लास्ट में डेथ हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा ये सारे के सारे जो सिम्टम्स है वो यहाँ पर डियर में देखने को मिलते हैं। और अभी भी यहाँ पर जो केस है EHD का वो आपको डियर में ही देखने को मिलेगा, जैसा यहाँ पर आपको फोटो दिखाया गया है। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है क्या इस वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है इस समय पर, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे कि हम इसको बचा सकें। खैर अभी स्टडी की जा रही है तो जल्द से जल्द एक ट्रीटमेंट भी निकाला जाएगा। नाउ काफ़ी दिनों बाद आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोर्ट्स का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, मोटो GP न्यूज़ में है। तो मोटो GP बेसिकली मोटरसाइकिल की एक रेसिंग है, ये ना अभी यहाँ पर कंडक्ट होने वाली है और इसका एक इवेंट भारत में भी होगा। इस वजह से हमारे वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पहली बार ध्यान रखना, पहली बार मोटो GP भारत ग्रैंड प्रिक्स होने वाला है। ये कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, स्पेशली ग्रेटर नोएडा में जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पर ये इवेंट करवाया जाएगा। ये मोटो GP की रेसिंग होगी। तो मोटो GP कह लो या इसको हम लोग ग्रैंड प्रिक्स मोटरसाइकिल रेसिंग के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया में जो मोटरसाइकिल की चैंपियनशिप है उसमें से एक बहुत प्रीमियर चैंपियनशिप की कैटेगरी में आती है और बहुत पुरानी मोटरशिप चैंपियनशिप है ये। अब ये बहुत पुरानी मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप दुनिया का कहलाता है। तो सबसे पहला इवेंट कब हुआ था इसका, तो सबसे पहला जो कंपटीशन हुआ था वो 1949 में हुआ था। इस मोटो GP की गवर्निंग बॉडी कौन सी, यानी इस पूरे स्पोर्ट्स को कंडक्ट करवाने वाली बॉडी कौन सी है, जैसे हमारा क्रिकेट को कंडक्ट करवाने वाला BCCI है, वैसे मोटो GP को कौन कंडक्ट करवाता है, तो उसके लिए हमारे पास में बॉडी है FIM, दैट इज़ फेडरेशन इंटरनेशनल डे मोटरसाइकिलिज्म। बात की जाती है रेसेस की, तो इसमें होता क्या है, तो एक नॉन स्टॉप रेस है, बिना रुके यहाँ पर लगातार यहाँ पे भागना ही पड़ता है। भागना मतलब गाड़ी को दौड़ाना पड़ता है, मोटरसाइकिल को स्पेशली। और हर एक जो रेस होती है वो 40 से 45 मिनट की होती है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 100 से लेकर 130 किलोमीटर का कवर करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है सर्किट पर, जहाँ पे रेस हो रही है उस पर्टिकुलर एरिया पर, वो एरिया कैसा है, वो कितना किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो बाइक होती हैं वो कितने सीसी में होती हैं। तो इंजन की जब कैपेसिटी की बात की जाती है दोस्तों, तो 2002 में यहाँ पर इंजन कैपेसिटी जो थी वो 500 सीसी कैटेगरी वाली थी। फिर बाद में यहाँ पर इसको चेंज किया गया, 990 सीसी को रखा गया। फिर 2007 में फिर से बदला गया, 800 सीसी किया गया। फिर बाद में 2012 में इसको बदल कर 1000 सीसी कर दिया गया। तो 1000 सीसी की यहाँ पर इंजन कैपेसिटी होती है इन बाइक की, जो कि यहाँ पर इस मोटो GP रेसिंग में शामिल होती हैं। ये जो चैंपियनशिप है ना, इसमें बहुत सारी रेसेस होती हैं दोस्तों, बहुत सारी रेस करवाई जाती हैं दुनिया भर में और अलग अलग सीजन्स होते हैं। ये मार्च से लेकर नवंबर तक सीज़न चलता है और ये चैंपियनशिप पॉइंट बेसिस पर चलती है। किस बेसिस पर, पॉइंट बेसिस पर। ध्यान रखना, पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर ये पूरी की पूरी चैंपियनशिप हमारी चलती है। अब मोटो GP 2023 के कुछ की फैक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। 2023 के सीज़न में 11 टीमें हैं और 22 राइडर्स हैं जो यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाएंगे।
ठीक है, यानी कह सकते हो कि हर एक टीम से 2 राइडर है। और इस सीज़न का लगभग कह सकते हो ये 21 ग्रैंड प्रिक्स रेसेस हैं 2023 की, और दुनिया भर में 21 रेस होनी है दुनिया भर में, जिसमें से एक लोकेशन यहाँ पर इंडिया में भी होने वाली है। एक लोकेशन इंडिया में वो कौन सी होगी मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश में जो नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहाँ पर ये रेस करवाई जाएगी। 5 किलोमीटर का लंबा ट्रैक आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, 12 मीटर की चौड़ाई है। वो ट्रैक के अंदर 16 कॉर्नर हैं, 8 लेफ्ट हैंडेड कॉर्नर हैं और 8 राइट हैंडेड कॉर्नर हैं। ठीक है, जहाँ पर गाड़ी को पूरी तरह से घुमा दिया जाता है, लेटा दिया जाता है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कॉर्नर आ चुका है, इस प्रकार के वहाँ पे ऐसे कॉर्नर्स भी आपको नजर आएंगे। समझ गए? आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। दोस्तों अगले आर्टिकल में ई कोड्स प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा रही है। जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हमारे यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूवल दिया है कि जो ई कोड प्रोजेक्ट है इसका जो तीसरा फेज़ है वो यहाँ पर जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और बजट एलोकेशन क्या है इसका, तो वो है 7,210 करोड़। ये रुपया खर्च करके करना क्या है, हमारे कोड्स को इलेक्ट्रॉनिक कोड्स में बदल देना है, ई कोड्स में बदल देना है। जो काम है वो सारा का सारा डिजिटल वे में करवाना है। तो दोस्तों जो ई कोड प्रोजेक्ट है इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान के बेसिस पर। देखो, इंडियन जुडिशरी ने 2005 में यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। कई सारे रिकमेंडेशंस आए अलग अलग कमेटी के माध्यम से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का भी एक विजन है कि भाई हम लोग अपने पूरे इंडियन जुडिशरी को, भारत की जुडिशरी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से चेंज कर दें। और इसके लिए यहाँ पर जो ई कमेटी है वो यहाँ पर तैयार की गई। ई कमेटी एक ऐसी बॉडी है जो कि यहाँ पर सरकार के थ्रू बनाई गई है। और ई कमेटी को यहाँ पर काम मिला हुआ है किस चीज़ का, कि वो यहाँ पर क्या करे, हमारे जुडिशरी को इलेक्ट्रॉनिक वे में यानी कि ई जुडिशरी के अंदर लेकर चले, हमारे कोर्ट्स को यहाँ पर ई कोर्ट्स में चेंज करे। तो ये ई कोर्ट वाला जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये पूरे इंडिया के लेवल पर काम कर रहा है। इसकी मॉनिटरिंग और इसको फंडिंग कौन कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यहाँ पे बॉडी है वो जिसकी मॉनिटरिंग कर रही है और फंडिंग करने का काम कर रही है। समझ गए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर कह सकते हो हमारे देश के अंदर में सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके लिए भी यहाँ पर ये काम किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, सॉरी, ये जो बॉडीज़ हैं ये सारी की सारी बॉडीज़ यहाँ पे आज के समय पर फंडिंग प्रोवाइड करवा रही हैं इस ई कोड प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए। इस प्रोजेक्ट का दोस्तों जो मेन मकसद है वो क्या है कि भाई कम समय पर लोगों को जस्टिस मिल सके। ठीक है, जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, जो कोर्ट है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट में बदल दें। आने जाने की जो काफ़ी लोगों को तकलीफ़ें होती हैं वो तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँ, कोर्ट का एक्सेस हर किसी तक पहुँच सके। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसको अफोर्डेबल बना सकें, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकें, रिलायबल बना सकें, ट्रांसपेरेंट बना सकें, ये हमारा मेन मकसद है। तो इस ई कोड का जो फेज़ 1 था वो 2015 में ख़त्म हुआ, जिसके अंदर 14,249 जो कोड थे हमारे उनको कंप्यूटराइज किया गया, वहाँ पे कंप्यूटर लगाए गए। और फेज़ 2 जो है ई कोड का उसके अंदर में लगभग 18,735 डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर में कंप्यूटर लगाया गया। फिर उसके बाद में जो अभी तीसरा फेज़ आप दोस्तों देख रहे हो जिसको लेकर अप्रूवल दिया गया है अभी, तो ये तीसरा फेज़ हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे काम करने वाली हैं। आने वाले 4 साल के अंदर ये फेज़ 3 को लागू किया जाएगा। इसमें अगेन जितने भी हमारे कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे, जिसमें कोर्ट की पेंडेंसी केस कितने हैं, कितने केस पेंडिंग पड़ रहे हैं, कितने चल रहे हैं, सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो सब यहाँ पर डिजिटाइज कर दिया जाएगा, ऑनलाइन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसके लिए कॉस्ट 2,038 करोड़ रुपए खर्च होने वाली है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पर मांग ये भी है कि हम अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से बढ़ाएं, नए मॉडर्न वर्चुअली फ्रेंडली कोर्ट्स बनाएं। वर्चुअल कोर्ट्स हों यानी कि ऑनलाइन कोर्ट्स आप कह सकते हो, जहाँ पर ऑनलाइन तरीके से कोई इंसान अपने केस को इंट्रोड्यूस कर सके या रख सके। ठीक है, ये हमारा मेन मकसद है। ई सेवा केंद्र को बनाया जाए सभी कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, ये हमारा फेज़ 3 के अंदर टारगेट है। ठीक है, और लगभग 3,000 से ज़्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, 3,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। उन सबको डिजिटाइज किया जाएगा ऐसा प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर। उन सबको डिजिटाइज करने का मतलब है ऑनलाइन यहाँ पर वो सारा का सारा जो डेटा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि जो कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं उसको लेकर लोगों के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में रेड फायर आंट्स के बारे में डिस्कशन किया गया है। ये लाल चींटी आपको दिख रही होगी, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी क्या हुआ है, ये रेड फायर आंट ये दुनिया की एक मोस्ट इन्वेजिव स्पीशी है, जहाँ पर अगर चली जाए वहाँ के एरिया कई जो स्पीशी उसको बर्बाद कर दे। तो एक ऐसी इन्वेजिव स्पीशी है जो कि हाल ही में यूरोप में पाई गई है पहली बार एक स्टडी के दौरान, इस वजह से यहाँ पर ही चर्चा में है। तो रेड फायर आंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़, इसको हम लोग फायर आंट के नाम से भी जानते हैं, लाल कलर की, इस वजह से यहाँ पर फायर आंट नाम दिया जा रहा है। एक ऐसी स्पीशी है जो कि कहीं ना कहीं साउथ अमेरिका में पाई जाती है, साउथ अमेरिका की नेटिव है, मेनली साउथ अमेरिका में ही देखने को मिलती है, लेकिन आजकल दुनिया भर में ये फैलती हुई चली जा रही है। समझ गए?
तो दोस्तों यहाँ पे बात यह है कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है सोलेनोप्सिस इन्विक्टा। और यहाँ पर ये जो चींटी की प्रजाति है ना, ये मतलब अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से जानी जाती है। इसका जो बिहेवियर है बहुत अग्रेसिव है। इसका जो यहाँ पर काटना है ना, वो काटना बहुत खतरनाक है। ये काटती है तो कह सकते हो जो इंसान है उसको बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। क्या क्या भी आपको मैं आगे बताऊंगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर ये जो लाल चींटी है ये बड़ी बड़ी कॉलोनी में यानी बहुत सारे साथ में ये ग्रुप बनाकर रहते हैं। ये आंट क्या कर सकती है, हमारे जो फसल हैं उनको भी डैमेज कर सकती है, लोकल इकोसिस्टम को बर्बाद कर सकती है। फीचर्स की बात करेंगे तो रेड कलर की, ब्राउन कलर की, यानी रेडिश ब्राउन थोड़ा सा हो गया, थोड़ा सा रेडिश ब्लैक कलर भी आपको इसका देखने को मिल जाता है। ये छोटी छोटी आंट होती हैं और इनकी जो लेंथ है लगभग 3 to 6 mm की है। इनकी जो बॉडीज़ है वो 2 पार्ट में बटी हुई हैं, दोनों जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक हिस्सा ये है आगे का, दूसरा पीछा का हिस्सा यहाँ पर ये हो गया, दोनों आपस में जॉइंट है। ठीक है, मतलब 2 पार्ट्स में बॉडीज़ आपको फिर भी देखने को मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसका जो स्टिंगिंग बिहेवियर है, जब ये चींटी काटती है, डंक मारती है, तो कह सकते हो एक विनोमस स्टिंग है वो, एक जहरीला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जहरीला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे सीधा सीधा एक इंसान को जैसी वो चींटी काटेगी, उससे जहाँ पे काटेगी ना एकदम से वो या जलने लगेगा, वहाँ पे एकदम से खुजली होने लगेगी। ह्यूमंस के अंदर में एकदम से यहाँ पर सेंसेशन स्टार्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे ये चींटी काटेगी। ठीक है, तो उसका काटना बहुत खतरनाक है। बाकी कॉलोनियल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो फायर एंट कॉलोनीज होती हैं जिसमें बहुत सारी चींटियाँ आपको देखने को मिलेंगी, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में काम करती हैं। ऑर्गेनाइज वे में काम करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि जैसे बाकी सारे चींटियों के ग्रुप देखोगे ना तो उसमें बहुत सारी मल्टीपल क्वींस होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन रेड आंट में आप देख पाओगे जो क्वीन है वो यहाँ पर एक ही देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों बोला यह जाता है, बहुत सारी यहाँ पर चींटियों की ऐसे ग्रुप होते हैं जहाँ पे बहुत सारी क्वीन होती हैं, लेकिन फायर आंट कॉलोनीज के अंदर यहाँ पे चलता है पॉलीगेनस। पॉलीगेनस मतलब यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल रिप्रोडक्टिव क्वींस होती हैं, बहुत सारी क्वींस हमको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, आप ऐसा कह सकते हो। समझ गए? ठीक है, तो मल्टीपल क्वींस वाली कई सारी हमारे पास में वैसे भी आंट के ग्रुप्स हैं, कई सारे आंट के ग्रुप ऐसे हैं जो सिंगल क्वीन वाली हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो फायर आंट है ये भी कहीं ना कहीं पॉलीगेनस को अपनाती है, यानी कि ये मल्टीपल रिप्रोडक्टिव क्वींस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में भोज वेटलैंड के बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली न्यूज़ में था और काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, मैंने द हिंदू में आपसे बोला था इसको मैप में एक बार देख लेना। तो हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल नाम की जो बॉडी है, इसने मध्य प्रदेश को ऑर्डर दिया है कि भाई यहाँ पर जो क्रूज़ वेसल का ऑपरेशन है इसको रोका जा सके हमारे भोज वेटलैंड में। तो भोज वेटलैंड इस वजह से न्यूज़ में, थोड़ा सा यहाँ पर इस वेटलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। वेटलैंड के अंदर आपकी नदियाँ, झीलें, तालाब, पौंड, ये सब चीज़ें आ जाते हैं वेटलैंड में। ठीक है, तो भोज नाम का भी एक वेटलैंड है, कहाँ पर, स्पेशली मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की लोकेशन यहाँ पर आप देख पाओगे, बीचों बीच में एक बड़ा सा राज्य है मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल है भोपाल। कई सारे स्टेट्स के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उसके साथ छत्तीसगढ़, यहाँ पे महाराष्ट्र हो गया और इधर यहाँ पर गुजरात हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बात ये की जा रही है कि जो ये भोज वेटलैंड है ना, ये ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, इंसानों के थ्रू हाथ से बनाया हुआ रिजर्वॉयर है। ठीक है, इसका जो अपर लेक है इसको भोजताल बोलते हैं और इसका जो लोअर लेक है, नीचे वाली जो झील है, इसको छोटा तालाब बोलते हैं। 2 अलग अलग यहाँ पर झीलें मिली हुई हैं, ऊपर वाला हिस्सा भोजताल, नीचे वाला छोटा तालाब कहलाता है। ये जो तालाब है ये बायोडाइवर्सिटी में बहुत ही रिच है, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो स्पीशीज़ हैं, पेड़ पौधों की और जानवरों की, सब देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैक्रोफाइट्स, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं इस पानी के अंदर में। 15 से ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं और भी दूसरे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। टर्टल्स हैं, एम्फीबियंस से, एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स भी आपको इस झील में नजर आएंगे। और इस झील को, यानी कि इस भोज वेटलैंड को ऑलरेडी रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था 2002 में। ठीक है, रामसर साइट्स क्या होती हैं मैं भी आपको आगे बताता हूँ, एक सेकंड यहीं पर बता देता हूँ। रामसर साइट्स दोस्तों यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट है जिसमें बहुत जो महत्वपूर्ण हमारे वेटलैंड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, झीलें हैं, रिवर हैं, उनको यहाँ पर इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन एक कन्वेंशन था जिसको कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर साइन किया था 2 फरवरी 1971 में, ताकि हम अपने वेटलैंड्स को बचा सकें और उसको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे सकें। और ये बात यहाँ पे इसके आगे रामसर क्यों लगाया गया है, क्योंकि ईरान के अंदर में एक शहर है रामसर, वहीं पर ये ट्रीटी को साइन किया गया था 1971 में और उसके बाद से ही फोकस किया गया कि जो हमारे वेटलैंड्स है इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। उसी की यहाँ पर जो ये लिस्ट है वो तैयार की गई और इस लिस्ट में साल 2002 में ही यहाँ पर क्या कर दिया गया था, ये जो भोज वेटलैंड है इसको इंक्लूड कर दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर ये सारी बातें एनजीटी से बोली है, मैंने जैसे बोला है एनजीटी ने यहाँ पर चेतावनी दी है। तो एनजीटी क्या है, यह है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। इसका मेन काम होता है हमारे एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना।
दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत बनाया गया है, यानी एक कानून के माध्यम से बनाया गया है, तो एक स्टैचुरी बॉडी है। और उसके बाद इसके अलग अलग बॉडीज़ की बात करेंगे तो एनजीटी का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा बाकी सारे इसके छोटे छोटे ऑफिसेस हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई के अंदर आपको कुछ ऑफिसेस नजर आएंगे। जो एनजीटी है इसका मेन काम क्या है कि भाई यहाँ पर कोई कंप्लेंट आती है एनवायरमेंट को लेकर, तो 6 महीने के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को ख़त्म करना, यानी कि उसको निपटा देना। इस एनजीटी का कॉम्पोजिशन अगर आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। ये सभी मेंबर्स 5 साल के लिए इस एनजीटी में काम करते हैं। जो मेन चेयरपर्सन होते हैं उनको हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, और केंद्र सरकार भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ बातचीत करने के बाद अपॉइंट करती है। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है बाकी सारे मेंबर्स के लिए। चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट तो आप समझ गए, लेकिन बाकी जुडिशियल मेंबर्स के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है। वो कमेटी अगेन हमारी केंद्र सरकार बनाएगी, जिसके माध्यम से बाकी जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि एनजीटी के अंदर में कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 ये फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स हो सकते हैं, बस इसके ऊपर नीचे नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे C-295 MW एयरक्राफ्ट के बारे में। अगेन जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और दोस्तों इस तरीके जो क्वेश्चन है वो बनते रहते हैं। तो हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने अपना पहला C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिसीव कर लिया है। रिसीव कर लिया है क्या मतलब, हम एक देश से परचेज कर रहे हैं। वो देश कौन सा है? स्पेन। तो स्पेन से हम लोगों ने यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट मंगा लिया है। स्पेन के साथ में ऑलरेडी बहुत पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था कि जो C-295 MW एयरक्राफ्ट हैं ये हम परचेज़ करेंगे। तो स्पेन से हम लोग 14 एयरक्राफ्ट तो डायरेक्टली परचेज़ करेंगे, बाकी 40 एयरक्राफ्ट स्पेन के साथ मिलकर हम भारत में ही बनाएंगे, भारत में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो C-295 MW एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 5 से 10 टन कैपेसिटी का, और ये क्या करेगा, हमारे पुराने वाले एयरक्राफ्ट को, जिसका नाम है एवरो एयरक्राफ्ट, पुराने वाले एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वो बहुत पुराने हो चुके हैं। उसके जगह हम लोग यहाँ पर ये C-295 का यूज़ करेंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मेन मकसद यह है, सॉरी 14 मैंने बोला है ना, 14 नहीं 16 एयरक्राफ्ट तो हम डायरेक्टली परचेज करेंगे स्पेन से, बाकी 40 को बनाया जाएगा भारत के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, स्पेन की कंपनी भी होगी, साथ ही साथ में टाटा एडवांस सिस्टम होगा, ये आपस में मिलकर इन बाकी 40 की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में। तो दोस्तों ये एयरक्राफ्ट है, इसकी खास बात यह है कि ये मल्टी रोल ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सकता है। कैसा भी वेदर हो, चाहे रात हो, चाहे वो कह सकते हो मानसून का सीज़न हो, चाहे बारिश हो रही हो, कैसा भी वेदर हो, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी मौसम में यह बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। 11 घंटे का इसका एंड्योरेंस है, लगातार उड़ सकता है। रात में अगर कोई मिशन चलाना हो तो रात में भी यहाँ पर ये मिशंस को कंडक्ट कर सकता है। चाहे समुद्र में कोई मिशन चलाना हो, चाहे कोई रेगिस्तान में चलाना हो, उस समय पर भी यहाँ पर उस मिशन को ये अंजाम दे सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ढेर सारा सामान लेकर उड़ सकता है, कई सारे जो हमारे पैराट्रूपर्स हैं उन सबको भी लेकर ये उड़ सकता है। ये जो हमारा C-295 है, इसको हम लोग एयर टैंकर में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसको वाटर बॉम्ब में भी बदला जा सकता है, यानी कहीं पर आग लग गई है, जंगल में आग लगी है, तो ये जाकर बहुत ज़्यादा लगभग 7000 लीटर पानी जो है एक बार में छोड़ सकता है। वाटर के जो बॉम्ब है वो छोड़ सकता है, जिससे यहाँ पर आग को बुझाया जा सके। उसके बाद इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक कटिंग एज रडार इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि 360 डिग्री का कवरेज देता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अर्ली वार्निंग वेरिएंट भी आपको देखने को मिल जाता है ये, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें, ये अर्ली वार्निंग वेरिएंट के साथ में आता है। उसके साथ साथ इसमें कई सारे और भी जो इक्विपमेंट्स है वो लगा रखे हैं, मल्टी मिशन रडार, बहुत सारी चीज़ें और सारे वेपन्स यहाँ पे लगे हुए हैं, समझ गए। कहीं पर मेडिकल इवैक्यूएशन चलाना है तो इवैक्यूएशन कर सकते हैं, कहीं पर भूकंप वगैरह आ गया है, वहाँ पे कोई ऑपरेशन चलाना है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। कोई और डिज़ास्टर आ गया है तो उस डिज़ास्टर में रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। इवन यहाँ पर अगर हमें मैरी टाइम पेट्रोलिंग करनी है, दस्तक मारना है समुद्र में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इस एयरक्राफ्ट के माध्यम से पूरी कर सकते हैं, समझ गए। चलो आगे आते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस के ऊपर। आई होप दोस्तों आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ में पूरा लेक्चर सुन लिया है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को देखेंगे, देखते हैं आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आपने कितने अच्छे से चीज़ों को सुना है। पहले मैं लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर लास्ट में मैं एक साथ सभी के आंसर्स बताऊंगा, ताकि आप मैच कर सको आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बंदीपुर टाइगर रिजर्व को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। दूसरा स्टेटमेंट, यहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, यहाँ पे आप देखोगे तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व एक बहुत बड़ा घर है वाइल्ड एशियन एलिफेंट का साउथ एशिया में। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। लास्ट वाले दोनों स्टेटमेंट मेरे से मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे पॉइंट हमसे मिस हो गए हों, लेकिन लास्ट वाले दोनों पॉइंट पे आप एक छोटा सा लॉजिक लगा सकते हो।
नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन के बेसिस पर आप यहाँ पे लॉजिक लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लीज़ इसको लॉजिक लगा के सॉल्व करना, आंसर मैं इसका बता ही दूंगा, क्योंकि लास्ट के 2 पॉइंट मैंने पढ़ा ही नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग पे जोर डालने के लिए बोल रहा हूँ। तो तीनों स्टेटमेंट में से कितने स्टेटमेंट सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही है, या ऑप्शन डी तीनों के तीनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूल। जो म्यूल रिसेंटली न्यूज़ में था, ये क्या है? ऑप्शन ए क्या ये लूनर रोवर है, ऑप्शन बी क्या ये एक ऑटोनोमस लोड बियरिंग रोबोट है, या ऑप्शन सी क्या ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, या ऑप्शन डी क्या ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो फटाफट इसका आंसर बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एपिजोटिक हेमोरेजिक डिजीज़ के बारे में, EHD के बारे में। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो बीमारी है ये कीड़ों से फैलने वाली एक इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है, जो कि यहाँ पर स्पेशली जो इंसेक्ट है वो भी इस बीमारी को एक वायरस के माध्यम से फैलाते हैं। समझ गए? दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये बीमारी है ना, ये फैलती है, और इसका ये जिस तरीके से फैली है ना, और फैलने के बाद में क्या हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मोटो जीपी को लेकर पूछा गया। मोटो जीपी को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, मोटो जीपी एक बहुत पुराना मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप है हमारे दुनिया का। दूसरा, ये एक नॉन स्टॉप रेस है। नॉन स्टॉप रेस, इसमें रुकना नहीं होता है, यहाँ पर सीधा स्टार्ट से सीधा फिनिशिंग करनी पड़ेगी बिना किसी रुकावट के। तीसरा, यहाँ पर ये जो चैंपियनशिप है, यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं इंडिविजुअल राइडर को और टीम्स को। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सॉरी कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी तीनों सही हैं, या ऑप्शन डी तीनों के तीनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रेड फायर आंट्स के बारे में। रेड फायर आंट को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं, सॉरी कितने नहीं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो रेड फायर आंट है, ये जो स्पीशीज़ है ना, इनका जो काटना है वो बहुत ही खतरनाक है। ये स्पीशी केवल साउथ एशिया को बिलोंग करती है, केवल साउथ एशिया में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। तो बताओ यहाँ पर क्या ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट, ये इनकी जो कॉलोनीज़ होती है, जब ये साथ में रहते हैं ना, इनका एक मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या कैरेक्टर इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनकी कॉलोनीज़ में मल्टीपल रिप्रोडक्टिव क्वींस होती हैं, बहुत सारी रिप्रोडक्टिव क्वींस होती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे C-295 MW एयरक्राफ्ट के बारे में 2 स्टेटमेंट देकर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, कि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इंडिया ने स्पेन से परचेज़ किया है हाल ही में। दूसरा, ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत सारे मल्टी रोल ऑपरेशंस को चला सकता है किसी भी वेदर कंडीशंस में, सभी वेदर कंडीशंस में। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही हैं, या डी दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। भोज वेटलैंड जो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, या डी राजस्थान। बताओ इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, चलो तो आखिरी क्वेश्चन से आंसर्स को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा गया था भोज वेटलैंड को जो हाल ही में न्यूज़ में कहाँ पर स्थित है, तो उसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। फिर आपसे पूछा गया C-295 MW एयरक्राफ्ट को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, अभी मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से ऑलरेडी पढ़ा दिया है। फिर आपसे पूछा गया रेड फायर आंट को लेकर, ये लाल चींटी को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ दोनों में से कौन सा सही है। तो पहला वाला तो गलत है, क्योंकि पहला वाला बोल रहा है कि जो ये चींटी है ये केवल और केवल साउथ एशिया में पाई जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, अभी यूरोप में भी देखने को मिली है। तो साउथ एशिया की बात कहाँ से आ गई, साउथ अमेरिका में भी यहाँ पर पाई जाती है। स्पेशली साउथ अमेरिका की नेटिव है वो, ना कि साउथ एशिया की नेटिव है। समझ गए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पर इनकी जो कॉलोनीज़ होती है उसका एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पर मल्टीपल रिप्रोडक्टिव क्वींस होती हैं। तो यहाँ पर ये सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था नेक्स्ट आर्टिकल में मोटो जीपी को लेकर, बताओ 3 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, अभी आपको ही पढ़ाया गया था। फिर आपसे पूछा गया था यहाँ पर EHD को लेकर, एपिजोटिक हेमोरेजिक डिजीज़ को लेकर, ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो केवल पहला वाला सही है, ये बीमारी इंसेक्ट बॉर्न डिजीज़ है, लेकिन दूसरा वाला गलत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का तो हमने नाम ही नहीं लिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर भी इसको लेकर कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की है। दैट इज़ वाई हमारा पहला वाला स्टेटमेंट केवल और केवल सही है।
फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था म्यूल को लेकर, बताओ क्या है म्यूल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ये एक ऑटोनॉमस लोड बियरिंग रोबोट है। फिर आपसे पूछा गया बंदीपुर टाइगर रिजर्व को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ये भाई मैंने आपको पूरा का पूरा जो इसको पढ़ा रखा है। अच्छा, 2 स्टेटमेंट लास्ट में नहीं पढ़ाए थे, मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। यहाँ पे बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, कहाँ पर है, कर्नाटका में। कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला के ट्राई जंक्शन पॉइंट पर। और ये तीनों के तीनों रीजन कहाँ पे आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो रीजन होता है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन होता है। और ये रीजन यहाँ पे आते हैं, वहीं पर उसका बीच का जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तीसरा वाला भी लॉजिक लगा सकते हैं, क्या है कि यहाँ पर बोला ये जा रहा है बंदीपुर टाइगर रिजर्व में यहाँ पर ये घर है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन का, सबसे ज़्यादा वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स की पॉपुलेशन का। कहोगे ये कैसे पता लगाएं, तो मैंने आपको कई बार एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा रखा है। आप जो नए लोग हैं ऑब्वियस सी बात उनको नहीं पता होगा, लेकिन वैसे कई बार पढ़ा रखा है। और मैंने आपको बताया कि कर्नाटका के अंदर में सबसे ज़्यादा एलिफेंट की पॉपुलेशन पाई जाती है भारत में। ठीक है, एशियन एलिफेंट की सबसे ज़्यादा संख्या कर्नाटका में। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है। ठीक है, समझ जाओ। तो यहाँ पे इसके बेसिस पर भी हम लोग यहाँ पर इसको सही लगा सकते थे। तो इस वजह से जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। मैं जानता हूँ सही नहीं है, बट वो 2 स्टेटमेंट पता नहीं कहाँ मिस हो गए यार, है ना। तो इस वजह से हम लोगों ने इसका जो डिस्कशन है वो नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जो हमारे क्वेश्चन दिए थे आपको, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, फटाफट अपना स्कोर जो है वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। स्कोर का में तो परेशान ना होना, फिर से यार मिलेंगे लेक्चर में, और कल फिर से मिलेंगे। कल पूरे कंसंट्रेशन के साथ में फिर से यहाँ पे आप इस लेक्चर को अटैम्प्ट करना, लास्ट में क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।